जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका भारत मैटर्स पे। दोस्तों, जब बात चाइना के लैंडमार्क बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? डेट ट्रैप, अनसस्टेनेबल लोन्स, लोन डिफॉल्ट्स, न्यू कॉलोनियलिज्म या फिर ये सब कुछ? और आए भी क्यों ना, चाइना के बीआरआई की अगर एक हम क्विक जर्नी देखें तो उसने न जाने कितने देशों को अपने डेट ट्रैप का शिकार बनाया है। उसने इस इनिशिएटिव के तहत ऐसे देशों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप किए हैं जो चाह कर भी उसको वापस नहीं कर सकते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर चाइना इन देशों पर एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज गेन कर लेता है। चाइना की इसी डेट ट्रैप पॉलिसी को दुनिया भर में नियो कॉलोनियलिज्म का टैग देकर क्रिटिसाइज किया गया है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बात तो जग जाहिर है, आखिर इसमें नया क्या है? तो यहाँ नया ये है कि चाइना के इसी मैसिव प्रोजेक्ट को बेस बनाकर कुछ एक्सपर्ट्स उसको दुनिया के सबसे बड़े लेंडर आईएमएफ का एक ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं। माना कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बायलैटरल क्रेडिटर है, यानी इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो बायलैटरल लेवल पर इतना लोन क्रेडिट करता हो। लेकिन क्या इस बेसिस पर यह क्लेम किया जा सकता है कि चाइना एक मल्टीलेटरल क्रेडिटर बनने की कैपेसिटी रखता है? क्या चाइना सच में आईएमएफ को रिप्लेस कर सकता है? क्या चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का ये फेस सस्टेनेबल है? क्या दुनिया इस शिफ्ट के लिए तैयार है? या रादर हमें ये पूछना चाहिए कि क्या चाइना खुद इसके लिए तैयार है? क्योंकि आज जब चाइनीज इकोनॉमी खुद इतनी नाजुक हालत में है, ऐसे में क्या वो दुनिया के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इन कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस2 के आईआर सेक्शन और जीएस3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया के सबसे बड़े लेंडर का रोल निभाते आ रहे हैं। इनकी इस मोनोपोली ने इनको ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर हैवी इन्फ्लुएंस एंजॉय करने का मौका दिया। जब भी कोई देश किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में खुद को पाता था, ये मल्टीलेटरल बॉडी हमेशा उसकी मदद के लिए हाजिर होती थी। लेकिन हाल ही में यूएस बेस्ड रिसर्च लैब डेटा, वर्ल्ड बैंक, हार्वर्ड, कैनेडी स्कूल और कील इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें उन्होंने ये हिंट किया कि आज चाइना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में आईएमएफ से एक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। अपनी इस प्रोपोजिशन को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कुछ कॉन्क्रीट डेटा को प्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल 2008 से 2021 तक चाइना ने 22 कंट्रीज को 128 रेस्क्यू लोन्स प्रोवाइड किए। इन लोन्स की कीमत $240 बिलियन थी। 2010 में इसकी वैल्यू ना के बराबर थी। 2014 तक आते आते ये $10 बिलियन तक पहुंच गई और 2019 से 2021 के बीच चाइना ने $104 बिलियन वर्थ के बेल आउट ग्रांट किए। और इसको अगर हम आईएमएफ से कंपेयर करें तो उसने 2019 में कुल $68.6 बिलियन लेंड किए। हालांकि ये वैल्यू 2019 में चाइना द्वारा लेंड किए गए $40.5 बिलियन से अब भी ज्यादा है। लेकिन आईएमएफ की वैल्यू पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रही है। हालांकि चाइना आज भी आईएमएफ के इक्वल नहीं है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। असल में ये कंट्रीज चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत दिए गए लोन्स को रिपे नहीं कर पा रहे थे और उनको इसी डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये लोन प्रोवाइड किए गए। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि कैसे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को बेल आउट करने में चाइना यूएस को काफी हद तक पीछे छोड़ चुका है। यूएस ट्रेजरी में आखिरी बार किसी मिडिल इनकम कंट्री को एक बड़ा रेस्क्यू लोन 2002 में दिया गया था। इस देश का नाम उरुग्वे है और इस लोन की कीमत थी $1.5 बिलियन। हालांकि यूएस फेडरल रिजर्व बाकी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को अब भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन ये अक्सर कुछ दिनों या हफ्तों की शॉर्ट लेंडिंग होती है। दोस्तों, ये डेटा देखकर ऐसा लगता है कि चाइना ग्लोबल फाइनेंशियल स्लोडाउन के इस दौर में खुद को एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में मजबूत कर रहा है। लेकिन कई रिपोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया है कि बीजिंग ये सब करके केवल अपने बैंक्स को बचाना चाहता है, क्योंकि यदि बीआरआई के लोन्स के ऊपर ये देश डिफॉल्ट करते हैं तो जाहिर है कि वो चाइनीज बैंक्स के लिए एक गुड न्यूज नहीं होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना इसीलिए इंटरनेशनल बेल आउट के इस रिस्की बिजनेस में एंटर हुआ है, लेकिन वो ये सब बेहद अनकंट्रोल्ड और लेस ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहा है। ऊपर से चाइना अपने रेस्क्यू लोन्स 5% के एवरेज इंटरेस्ट रेट पर देता है, जो कि आईएमएफ के 2% के इंटरेस्ट रेट से डबल से भी ज्यादा है। हालांकि यूएस ट्रेजरी 1990 से 2002 के बीच अपने रेस्क्यू लोन 4.8% के इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड किया करती थी, लेकिन हाल ही में यूएस ट्रेजरी ने बाकी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को शॉर्ट टर्म लोन्स 1% के इंटरेस्ट पर भी प्रोवाइड किए हैं।
तो कई एक्सपर्ट्स चाइना के इस न्यू रोल को उसके कॉन्ट्रोवर्शियल BRI की एक आउटग्रोथ बताते हैं। फ्यूडन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट ने चाइना के ग्लोबल पावर राइज में एक अहम भूमिका निभाई है। आपको याद दिला दें कि BRI के अंतर्गत चाइना अपनी फाइनेंशियल और कमर्शियल आर्म्स के जरिए दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस गेन करना चाहता है। BRI के अंडर चाइना ने हाईवेज, ब्रिजेस, हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स, रेलवेज, पावर एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए अब तक 151 लोअर इनकम कंट्रीज में $900 बिलियन पंप किए हैं, जिसमें $561 बिलियन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और $371 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2021 में चाइना के 90% से ज़्यादा इमरजेंसी लोन्स उसकी खुद की करेंसी रेनबिनबी में ग्रांट किए गए। हालांकि इंटरनेशनल रेस्क्यू के लिए अपनी खुद की करेंसी को यूज करना अनयूजुअल नहीं है। 1980s में हुई लैटिन अमेरिका डेट क्राइसिस के दौरान US डॉलर ने भी यूरोपियन करेंसीज को कुछ इसी तरह रिप्लेस किया था, लेकिन आज ऐसा करते वक्त ये कंट्रीज चाइना के इन्फ्लुएंस के तले दबती जा रही हैं, क्योंकि ये कंट्रीज रेनबिनबी में मौजूद अपने फॉरेन रिजर्व को केवल चाइनीज गुड्स एंड सर्विसेज बाई करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। इस डिपेंडेंस को कई एक्सपर्ट एक मेजर ट्रैप की तरह बताते हैं। लेकिन चाइना अपने इन मोटिव्स को डिफेंड करते हुए कहता है कि चाइना ने 2020 से 2021 के बीच दुनिया की दर्जन भर पूरेस्ट कंट्रीज की डेट रीपेमेंट को डिले किया है। तो दोस्तों, यदि हम थोड़ा सा रिवाइंड करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिड 2000s में जब चाइना ने ग्लोबल साउथ हैवी मनी पंप करना शुरू किया, तभी से पॉलिसी मेकिंग और एकेडमिक सर्कल्स में यह अजम्पशन घूम रही है कि ये चाइनीज लोन्स अब फाइनली IMF को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम केयरफुली कंपेयर करें तो दोनों केसेस में लोन्स के अमाउंट्स भले ही कंपेरेबल हों, लेकिन इनके एक्सचेंज में किए जाने वाले प्रोमिसेस एक दूसरे से बेहद अलग रहे हैं। जहां एक और IMF के लोन्स के लिए बोरोइंग कंट्री को अपने यहाँ कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर चाइना मुख्य तौर पर अपने लोन्स स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड कराता है, जिनको चाइनीज कंपनीज, चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स और चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए बिल्ड किया जाता है। अपने एक रिसर्च में जेम्स सुंडक्विस्ट कहते हैं कि चाइना तभी बेल आउट्स ऑफर करता है जब बोरोइंग कंट्री अपनी कॉम्पनसेशन किसी ऑल्टरनेटिव फॉर्म में पे कर सकती है। लेकिन अगर IMF को देखें तो वो अपनी रीपेमेंट केवल हार्ड करेंसी में एक्सेप्ट करता है, जबकि चाइना नेचुरल रिसोर्सेज या जियोपॉलिटिकल फेवर्स के रूप में अपनी कॉम्पनसेशन लीव के लिए तैयार रहता है। अपनी कॉम्पनसेशन लीव के लिए ट्रैक करने के लिए ये कैपेसिटी होनी भी जरूरी हो जाती है। यहाँ एक सेट ऑफ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि IMF के द्वारा सजेस्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का सॉलिड रूट प्रोवाइड कराते हैं, और यही स्कॉलर्स चाइना के लोन को लेकर ये चेतावनी भी देते हैं कि चाइना के लोन्स इन कंट्रीज को डेट और डिफॉल्ट की विशियस साइकिल में ढकेल देते हैं। इसीलिए एड डेटा की रिपोर्ट ये वार्न करती है कि ये एड्स फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम के लिए बहुत हाई रिस्क पोज करती है, क्योंकि चाइना की एंट्री से ये सिस्टम मोर मल्टीपोलर, लेस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और लेस ट्रांसपेरेंट बनता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर IMF के क्रिटिक्स चाइना को फेवर करते हुए कहते हैं कि चाइनीज लोन्स किसी देश की सरकार को उसकी खुद की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बुनने का पूरा फ्रीडम देती है। तो कुल मिलाकर यहाँ इनकी क्लेम्स की इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो, लेकिन एक बेसिक लॉजिक यही है कि चाइनीज लोन्स उन कंट्री के लिए एक नया ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जो IMF के पास नहीं जाना चाहते हैं। ये लोन्स बोरोइंग कंट्री के साथ साथ चाइना और IMF के रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करते हैं, और जो स्कॉलर्स चाइना को सपोर्ट करते हैं वो IMF के ऊपर वेस्ट के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी टारगेट करते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट के मुताबिक IMF का वोटिंग शेयर और साथ ही साथ इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस हमेशा से ही यूनाइटेड स्टेट्स और इसके अलाइज के हाथों में कंसंट्रेटेड रहा है। चाइना ने बहुत बार इस इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी ग्रेटर वॉइस डिमांड की, लेकिन उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा। लेकिन बायलैटरल लेवल पर जब से चाइना एक लेंडर और रेस्क्यूअर का रोल अदा कर रहा है, वो IMF में चाइना की बार्गेनिंग पावर जरूर बढ़ा देता है। लेकिन इन सभी डिबेट्स के बावजूद अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि चाइनीज लेंडिंग के कारण IMF के प्रोग्राम में बोरोवर्स के पार्टिसिपेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। कई एक्सपर्ट्स ने यह कहा है कि चाइना द्वारा की जाने वाली इमरजेंसी लेंडिंग उन देशों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है जो कि IMF के प्रोग्राम को डेस्परेटली अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन अब भी चाइना IMF को रिफॉर्म या रिप्लेस करने के लिए काफी नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि चाइनीज लोन्स को मुख्य तौर पर चाइना डेवलपमेंट बैंक
और चाइना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा ही ड्राइव किया जाता है और ये इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड बैंक की तरह ही स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जो कि IMF की लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की एक्टिविटीज से काफी अलग हैं। तो यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना और IMF का कंपैरिजन एटलीस्ट अभी के लिए एप्पल्स और ऑरेंजेस का कंपैरिजन दिखाई पड़ता है। खैर दोस्तों, इस डिबेट को किसी भी कंक्लूजन पर लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि आज जिस तरह चाइना की खुद की इकोनॉमी सीवियर स्लोडाउन का सामना कर रही है, ऐसे में उसको एक ग्लोबल इमरजेंसी लेंडर का टाइटल देना कितना सस्टेनेबल है। तो आइए अब चाइनीज डेट के इस पहलू को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना की मिराकुलस इकोनॉमिक ग्रोथ पिछली सदी के लास्ट 2 डिकेड्स की सबसे रिमार्केबल स्टोरीज में से एक रही है। चाइनीज इकोनॉमी की कमान जैसे ही शी जिनपिंग के हाथों में आई, चाइना की एग्रो इकोनॉमी की रूपरेखा ही बदल गई। 10% की एवरेज ग्रोथ रेट के साथ कुल 3 दशकों के अंदर चाइना वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में तब्दील हो गई। 2013 में शी जिनपिंग ने अपना एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI स्कीम को बड़े फैनफेयर के साथ किक स्टार्ट किया। उस समय चाइना के पास $3 ट्रिलियन के मैसिव फॉरेन रिजर्व्स मौजूद थे। तब अपने इस एम्बिशियस सप्लाई चेन मॉडल को स्ट्रेंथन करने के लिए शी जिनपिंग ने इस वेल्थ को दूसरे देशों में पंप करने का प्लान किया। यहाँ उनका एम क्लियर था, अपने सरप्लस फॉरेन रिजर्व को पुअर कंट्रीज में इन्वेस्ट करना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक्सट्रीमली हाई प्रॉफिट्स पर स्टार्ट करना और बाद में बैठकर उसके बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करना। थियोरेटिकली सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखाई पड़ रहा था और चाइना अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन डेस्टिनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। यही कारण है कि आज चाइना इंटरनली एक सीरियस लेंडिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। यूं तो चाइना दुनिया का सिंगल सबसे बड़ा बायलैटरल क्रेडिटर है, जिसने ग्लोबल GDP का लगभग 6% दूसरे देशों को लोन्स के रूप में ग्रांट किया है। BRI के इनिशियल फेजेस में इन लोन्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए टारगेट किया गया, लेकिन 2018 के बाद जब ये प्रोजेक्ट्स के फेलियर आम होने लगे तो चाइनीज बैंक्स ने इन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग को शॉर्ट टर्म इमरजेंसी लोन्स में तब्दील कर दिया। इनको वापस चुकाने का टाइम यानी रीपेमेंट पीरियड 1 से 3 साल से भी कम रखा, लेकिन इसके इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हाई थे। ये कदम BRI की डेस्टिनी में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया, क्योंकि इसके बाद ऐसे बहुत से देश जो चाइना से फंड्स उठाना चाहते थे, उन्होंने या तो इन प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया और या तो वो इसके ऑल्टरनेटिव्स की तलाश करने लगे। इसके अलावा BRI मॉडल्स का एक सीरियस इरिटेंट रहा है हिडन डिफॉल्ट्स। असल में चाइना अपने इन प्रोजेक्ट्स के अराउंड हाई सीक्रेसी मेंटेन करता रहा है और इसी कारण वो अपनी लेंडिंग की किसी डिटेल या ब्रेकडाउन को पब्लिक नहीं होने देता। इसीलिए इन लोन्स में मिस की गई पेमेंट्स या रीस्ट्रक्चरिंग को भी रिपोर्ट नहीं किया जाता और यदि इनके किसी केस में डिफॉल्ट हो जाता है तो वो भी बाहर पब्लिक आइज में नहीं आ पाता। इसी वजह से इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज इन डेट लेने वाली कंट्रीज की क्रेडिट रेटिंग्स को डिटरमाइन नहीं कर पाती, यानी कि जब डेट लेने वाली कंट्रीज की इकोनॉमी क्रैश करती हैं तब इनफ डेटा ना होने के कारण इन क्रेडिट एजेंसीज ने कोई अलार्म रेज नहीं किया और इसीलिए चाइनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी एक बड़ा शॉक लगा। इस सीक्रेसी के कारण बाकी इंस्टीट्यूशन भी इन बोरोइंग कंट्रीज की डेट सस्टेनेबिलिटी को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। यूएस के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के डेटा ने रिवील किया कि 1949 से 2017 तक 152 कंट्रीज को दिए गए 5000 लोन्स और ग्रांट्स में से आधे से ज्यादा IMF या वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट ही नहीं किए गए। जाम्बिया, श्रीलंका, लाओस, पाकिस्तान जैसे देशों का उदाहरण से हम देख सकते हैं कि कैसे क्रेडिट एजेंसीज इन केसेस में इनके डेट की एग्जैक्ट डिटेल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाई। इसके अलावा यहाँ अगला बड़ा कंसर्न ये है कि 2014 के एंड तक चाइना के कुल 10% बोरोवर्स लिक्विडिटी क्रंच यानी कैश क्रंच से गुजर रहे थे, लेकिन मिड 2022 आते आते इसमें से 70% ऑफिशियली डिफॉल्ट कर गए। लेंडिंग के इनिशियल फेज में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, टेररिज्म, एथनिक टर्बुलेंसेस और ग्लोबल फैक्टर्स डिफॉल्ट का मेन कारण थे, लेकिन 2020 के बाद पहले कोविड-19 पैंडेमिक और फिर रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इस ग्राफ ने एक मैसिव यू टर्न किया और चाइना की डेट क्राइसिस काबू के बाहर चली गई और चाइना अब तक की सबसे वर्स्ट ओवरसीज डेट क्राइसिस में पहुंच गया। ऐसे में जब कोई देश एक डिफॉल्ट की कगार पर आ जाता है तो वो अपने लेंडर से कुछ रिलीफ के रूप में डेट रिस्ट्रक्चरिंग की डिमांड करता है। चाइनीज बोरोवर्स के केस में भी यही हुआ। 2021 से 2022 के बीच बहुत से देशों ने चाइना से डेट रिस्ट्रक्चरिंग या उनके डेट के कंप्लीट रोल ओवर की मांग की। चाइनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको कहीं से कहीं तक भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके पिछले 2 सालों में चाइनीज बैंक्स को टोटल 60 डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी। ऐसे केसेस में रोल ओवर लोन की ओवरऑल कॉस्ट पर इंपैक्ट नहीं डालते, बल्कि ये देश में एक मेजर लिक्विडिटी क्रंच भी कॉज करते हैं।
इसके अलावा यहाँ एक और कंसर्न ये भी है कि चाइना ने जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया उनमें से आज मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स की वैल्यू या तो बहुत तेजी से गिर चुकी है या फिर आज उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू बची ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को दिए गए सभी फंड्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। पाकिस्तान के पावर प्रोजेक्ट्स पिछले कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों से इनकी ड्यूज नहीं चुकाए हैं। उसी तरह जाम्बिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, एयरपोर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर, कोलंबो पोर्ट सिटी और पाकिस्तान की बहुत सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या तो वायबल नहीं है या फिर वो कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं करती। बेटर प्रॉफिट्स के लालच में इनको बनाते वक्त इनकी कॉस्ट को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया गया, इसलिए आज इनको सेल करना भी एक सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं दिख रहा। $360 मिलियन के जाम्बियाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर $1.4 बिलियन की कोलंबो पोर्ट सिटी तक चाइना के पांव हर तरफ ओवरसीज डेट क्राइसिस के दलदल में बुरी तरह फंस चुके हैं। यानी इन प्रोजेक्ट्स को ना तो मोनेटाइज किया जा सकता है, ना सेल किया जा सकता है और ना ही कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, और ये चाइना को एक बड़े कैश क्रंच के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। ऊपर से कोविड-19 आउटब्रेक के बाद चाइनीज इकोनॉमी को जो मेजर डिसरप्शन हुआ है, स्पेशली जीरो कोविड पॉलिसी जैसे मेजर ब्लेंडर्स की वजह से, उसकी भरपाई वो अब तक नहीं कर पाया। जापान की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी नोमुरा के डेटा के मुताबिक इन ड्रैकोनियन लॉज ने चाइना के 12.2% ऑफ नेशनल जीडीपी को नेगेटिवली अफेक्ट किया है। उसी तरह शंघाई के अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाइंडिंग्स बताते हैं कि चाइना में यूएस बिजनेसेस का ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से गिर चुका है। सर्वे किए गए कंपनीज में से कुल 55% ही अपने आप को अगले 5 साल तक सिक्योर मान रहे हैं। चाइना के वीक ग्रोथ का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उसके प्राइवेट सेक्टर पे पड़ा है, जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट में 4/5 प्रोवाइड करता है। कोविड रेस्ट्रिक्शंस और उससे जुड़ी अनसर्टेनिटीज के चलते इस सेक्टर में मैसिव जॉब कट्स रजिस्टर किए गए हैं। इसके अलावा बीआरआई की तरह ही चाइना ने अपने डोमेस्टिक फ्रंट पर भी अपनी इकोनॉमी में अनसस्टेनेबल रेट से कैपिटल इंजेक्ट किया। उसकी अनसस्टेनेबल पॉलिसीज के कारण ही हाल ही में उसका रियल एस्टेट सेक्टर भी हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बिखर गया। इसके अलावा यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आज चाइना की खुद की सिटीज सीवियर कैश क्रंच फेस कर रही हैं। चाइना की लोकल गवर्नमेंट $5 ट्रिलियन की मैसिव डेट पाइल के तले क्रश हो रही हैं। चाइना के 31 प्रोविंसेस में से 17 की गवर्नमेंट्स डेट क्राइसिस फेस कर रही हैं। 2022 में उनका बोरोइंग उनकी इनकम से 120% ज्यादा रहा है, और कैश क्रंच के इस दौर में चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी लोकल गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग से इनकार कर दिया है। तो इन सभी इंस्टेंसेस से हम देख सकते हैं कि कैसे चाइना की एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस दोनों ही उसके ग्लोबल एम्बिशंस के लिए एक प्रॉमिसिंग पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर चाइना वक्त रहते अपने डेट के इस अनसस्टेनेबल लगेज को अपने सर से नहीं उतारता, तो उसकी आगे की जर्नी श्रीलंका या पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकती है। दैट माइट साउंड वियर्ड टू साउंड राइट नाउ, बट इट माइट हैपन। एंड इसी नोट पे दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसे हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, द इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड्स इमर्जेंस ऑफ न्यू मल्टीपोलर रूल्स ड्रिवन फाइनेंशियल गवर्नेंस सिस्टम। डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।